Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon one of the numerical on decision tree analysis. The numerical is as follows. X by Z company dealing with a newly invented telephone device is faced with the problem of selecting out the following available courses of action. First one is manufacture the device itself, that is strategy S1. Second one is be paid on a royalty basis by another manufacturer, this is strategy S2. Third one is sell the rights for its invention for a lump sum, this is strategy S3. The profit in 1000 rupees that can be expected in each case and also the probabilities associated with the level of sales are as follows. तो यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, ठीक है, और इस टेबल में आपको आउटकम्स और जो स्ट्रेटजीज हैं उनके रिलेशन में प्रॉफिट को डिफाइन किया गया है, उसकी वैल्यू को यहाँ आपके सामने प्रेजेंट किया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल. तो यहाँ आउटकम क्या है आपके पास, हाई सेल्स, मीडियम सेल्स और लो सेल्स. हाई सेल्स की प्रोबेबिलिटी 0.1, मीडियम सेल्स की 0.3, लो सेल्स की 0.6. ऐसे आपके पास तीनों स्ट्रेटजी हैं, मैन्युफैक्चर इटसेल्फ, रॉयल्टीज और सेल ऑल राइट्स S1 S2 S3. तो हर एक स्ट्रेटजी और आउटकम के करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट की वैल्यू को डिफाइन किया गया है इस टेबल के मीडियम से. क्या करना है आपको, रिप्रेजेंट द कंपनीज प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ डिसीजन ट्री एंड सजेस्ट विच स्ट्रेटजी टू बी एडॉप्टेड बाय द कंपनी. तो ये आपके सामने प्रॉब्लम दे रखी है. अब आपको करना क्या है यहाँ पर, है ना, जो आपके सामने प्रॉब्लम दे रखी है इसको आपको डिसीजन ट्री एनालिसिस के बेसिस पर डिफाइन करना है और इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे इसके लिए डिसीजन ट्री एनालिसिस के बेसिस पर, और डिसीजन ट्री एनालिसिस को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसके रेफरेंस में. पहले मैं इसको प्रॉपर्ली सेट कर लेता हूँ पेज को. ओके, तो ये सबसे पहले हमें क्या लेके चलना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव थ्रू द नोट. तो पहले तो मैं एक डिसीजन नोट को फॉलो करूंगा. ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास तीन स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं तीन डिसीजन ब्रांच को फॉलो करूंगा. ठीक है, this is the first decision branch. Okay, this is the second decision branch and this is the थर्ड डिसीजन ब्रांच. ठीक है, ये तीन मेरे पास डिसीजन ब्रांच हो गए. ये हो गया S1, this is S2 एंड दिस इज S3. इसके बाद मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, ये है आपके पास चांस नोट. हर एक पर्टिकुलर चांस नोट के करस्पॉन्डिंग आपके पास तीन स्टेट ऑफ नेचर अवेलेबल हैं. क्या क्या है, हाई सेल्स, मीडियम सेल्स एंड लो सेल्स. ठीक है, तो इन तीनों स्टेट ऑफ नेचर को भी मैं प्रॉपर्ली डिफाइन करूंगा इसके चांस नोट के बेसिस पर. ये होगा पहला चांस नोट, ये आगे आपके पास दूसरा चांस नोट और ये आगे आपके पास थर्ड चांस नोट. ठीक है, ऐसी बात करेंगे हम सेकेंड स्ट्रेटजी S2 की. यहाँ भी आपके पास तीन चांस नोट लेके चलेंगे. फर्स्ट चांस नोट, सेकेंड चांस नोट एंड दिस इज द
थर्ड चांस नोट। ठीक है, ऐसी बात करेंगे हम स्ट्रेटजी एस3 की। यहाँ भी हम 3 चांस नोट लेके चलेंगे। फर्स्ट चांस नोट, सेकंड चांस नोट, एंड दिस इज द थर्ड चांस नोट। क्लियर? तो ये 3 चांस नोट मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पर। ये 3 चांस नोट आ गए इसके। ऐसे इसके 3 चांस नोट को मैंने तीनों सर्कल से डिफाइन कर दिया। ऐसे इसके 3 चांस नोट को यहाँ मैंने 3 सर्कल से डिफाइन कर दिया। यहाँ तक तो आपके पास क्लियर हो गया ये। अब मुझे करना क्या है, यहाँ मैं निकालूंगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और यहाँ निकालूंगा मैं EMV यानी कि एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। अब मैं वैल्यूज़ को पुटअप कर देता हूँ यहाँ पर। तो जो S1 स्ट्रेटजी है वो है आपकी मैन्युफैक्चर इटसेल्फ। S2 स्ट्रेटजी क्या कहती है? S2 स्ट्रेटजी इज अबाउट द रॉयल्टीज, रॉयल्टीज। और जो S3 स्ट्रेटजी है ये क्या कहती है? इट इज अबाउट द सेल ऑल राइट्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर हाई सेल्स को N1 स्टेट ऑफ नेचर मान लेता हूँ, मीडियम सेल्स को N2 और लो सेल्स को N3। तो यहाँ मैंने मान लिया इसको N1 स्टेट ऑफ नेचर, इसको N2 स्टेट ऑफ नेचर और इसको N3 स्टेट ऑफ नेचर। इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रॉबिलिटी दे रखी है P1 वो दे रखी है 0.1। इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रॉबिलिटी दे रखी है P2 वो दे रखी है आपको 0.3 और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रॉबिलिटी दे रखी है P3 दैट इज गिवन यू 0.6। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी हम लेके चलेंगे N1, इसकी प्रॉबिलिटी P1 इज इक्वल टू 0.1, N2 इसकी प्रॉबिलिटी P2 इज इक्वल टू 0.3, यह आएगा N3 इसकी प्रॉबिलिटी P3 इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे अबाउट दिस वन। तो इसमें भी N1 इसकी प्रॉबिलिटी P1 इज इक्वल टू 0.1, ये N2 प्रॉबिलिटी P2 इज इक्वल टू 0.3, ये N3 इसकी प्रॉबिलिटी P3 इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ हैं उनके हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को डिटरमाइन करेंगे यहाँ पर। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ क्या करना है मुझे, इसके नंबर डालने से रहेगा, हमारे नंबर डाल दीजिए 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 9 10 11 और 12। हाँ, अब मैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालता हूँ। तो स्ट्रेटजी S1 के रेफरेंस में जो N1 के करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट वैल्यू है वो आपको दे रखी है 75। ऐसे ही N2 के रेफरेंस में ये वैल्यू दे रखी है आपको 25 और N3 के रेफरेंस में ये यही वैल्यू आपको दे रखी है -10। ऐसे इसकी नोट कर लेते हैं ना। S2 के रेफरेंस में N1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रखी है आपको प्रॉफिट की 35, ये दे रखी है 20 और ये दे रखी है 10। ठीक है, ऐसे ऐसी स्ट्रेटजी के रेफरेंस में N1 15, N2 15 और N3 भी 15। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है मुझे, उसकी कंसर्न प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी है। तो 75 इंटू 0.1 कितना आएगा, ये आएगा 7.5। 25 इंटू 0.3 25 से 75, ये भी कितना आएगा 7.5। -10 इंटू 0.6 ये आएगा 6, माइनस का 6। EMV निकालना है तो EMV के लिए हम क्या करेंगे, इनका करेंगे टोटल। तो टोटल निकाल लीजिए इसका, 7 और 7 14 और 1 15, 15 में से 6 गए, ये आएगा 7.5 प्लस 7.5 और -6। तो टोटल कितने आ गए, 7 और 7 14 और 1 15 में 6 गए, 15 में 6 गए 9, ये आ गया EMV करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेटजी S1। ऐसी बात करेंगे S2 की, तो यहाँ कितना आएगा 35 इंटू 0.1 यह आएगा 3.5, 20 इंटू 0.3 20 या 60,
ये आएगा 6.0 और 10 इंटू 0.6 ये कितना आएगा 10×60 6.0। अब इसका भी टोटल कर लीजिए 3.5 प्लस 6.0 प्लस 6.0 छः छः 12 और 3 15 दैट इज़ 15.5। ये इसका टोटल आ गया। अब इसकी बात करते हैं 15 इंटू 0.1 ये कितना आ गया दैट इज इक्वल टू 1.5। 15 इंटू 0.3 15×45 4.5। 15 इंटू 0.6 15×90 9.0। ठीक है, इसका टोटल कर लीजिए आप है ना 1.5 प्लस 4.5 प्लस 9.0 तो 4 और 1 5 6 और 9 15 ही आएगा। ये तो ये आ गया 15.0, यह आपके पास 9.0। तो तीनों स्ट्रेटजी के रेफरेंस में मेरे पास EMV की वैल्यू मिल चुकी है। फर्स्ट स्ट्रेटजी के रेफरेंस में वैल्यू आई 9.0, ठीक है। सेकंड स्ट्रेटजी के रेफरेंस में वैल्यू आई 15.5 और थर्ड स्ट्रेटजी के रेफरेंस में EMV की वैल्यू आई 15.0। तो हम किस स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करते हैं? हम उस स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करते हैं जिसकी EMV की वैल्यू मैक्सिमम होती है एंड मैक्सिमम इज करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेटजी S2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन क्या होगा कि जो कंपनी है उसको S2 स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जितनी फिगर्स हैं इनको डिसीजन ट्री एनालिसिस के बेसिस पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और जो फाइनल सॉल्यूशन है इसको मैं नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पर। तो द फाइनल सॉल्यूशन विल बी, हम आंसर लिख देंगे इसको, द कंपनी should adopt the strategy S2। और S2 स्ट्रेटजी क्या है? S2 स्ट्रेटजी है बी पेड ऑन अ royalty basis by another manufacturer। Okay, so this is the solution of the given problem. Thank you.